चैप्टर नंबर 4 आपके देर का है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का एंड करना। टोटली 4 चैप्टर है। फर्स्ट में फर्म में कैसे काम करना है, कैसे जर्नल एंट्री करना है, कैसे फर्म चालू करना है उसके बारे में। सेकंड में है न्यू एडमिशन, थर्ड में है रिटायरमेंट या डेथ, फोर्थ वाले में है फर्म को ही बंद कर देना। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मेन टॉपिक तो क्या क्या चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप का एंड और फर्म का एंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप का एंड होना मतलब जैसे चैप्टर नंबर 2 और 3, न्यू पार्टनर आना या फिर पार्टनर को बाहर निकालना, वो कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, जिसमें फर्म को ही बंद कर देना, सारे अपने अपने काम पर, अकाउंट क्लोज, जो भी आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो बंद। फिर है प्रोसेस कंस्ट्रक्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट, ये अकाउंट बनाने के बारे में, इसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। पहले था रिवैल्यूएशन और यहाँ है रियलाइजेशन। इसका मतलब होता है वसूली खाता, हिंदी में बोलते हैं वसूली करना, मतलब एसेट्स को बेच दो, लायबिलिटीज को और पे कर दो, और जो भी आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिक सब इसके अंदर जाएगी एसेट्स। इस बार आपकी बैलेंस शीट नहीं बनेगी, उसकी जगह आपको ये बनेगा रियलाइजेशन। इसमें सारी एसेट्स को बेच देंगे और पैसा आ जाएगा और सारे लायबिलिटी को पे कर देंगे। फिर है अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्री करना, फर्म के एंड की, फर्म का डिसोल्यूशन करने की जर्नल एंट्री सीखेंगे इसमें। और कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स है, खास तौर से आपके नया अकाउंट एक ही है, वो है रियलाइजेशन। बाकी वाला वही है जो चैप्टर नंबर आपने 2 में 3 में पढ़ा था, पार्टनर कैपिटल, केस अकाउंट और रियलाइजेशन। ये अकाउंट नया है, रिवैल्यूएशन जगह ये आएगा बस, और बाकी कुछ नहीं। और बैलेंस शीट इसमें नहीं आएगा। बैलेंस शीट का मतलब होता है आगे बैलेंस दिखाना, आगे व्यापार को ले जाना, अगले साल हमारा ये होगा बैलेंस। अब हम फर्म को एंड कर रहे हैं तो बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, हमें बैलेंस शीट को नहीं बनाना है, बैलेंस शीट को बनाना ही नहीं है। फिर है आपको अगर अकाउंट इंसॉल्वरी, ऑल पार्टनर अप्लाइंग गार्नर बनाम मरे नियम है, इसके बारे में बताएंगे एंड में। इन दोनों को कोई केस है, उस केस के हिसाब से फर्म को बंद करना है या नहीं करना, उसके हिसाब से इसमें अलग से पॉइंट दे रखा, वो बताएंगे आपको, बेसिक के अंदर बता देंगे। सुना करते हैं यहां से, देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का एंड और ये है पार्टनरशिप का एंड, इन दोनों में फर्क क्या है देख लो ध्यान में। फर्म का एंड तो यहां पर देखो एक सेक्शन है, सेक्शन 39 और एक्ट है 1932। इसका मतलब होता है ऑल पार्टनर इज कॉल्ड, सभी के सभी पार्टनर क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। सभी पार्टनर अपना जो बिजनेस है वो बंद कर दे, सबको बाहर निकाल, सभी पार्टनर, फर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसमें अब एक भी पार्टनर नहीं है, या एक को छोड़कर सब चले गए तो भी फर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसमें जो सेलिंग करना, परचेज करना, ये सब बंद हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं होगा, सब कुछ बंद, उसको बोलते हैं फर्म का एंडिंग। अब पार्टनर के एंड, अगर पार्टनर का एंड हो रहा है तो वहां पर एक पार्टनर जाता है। देखो मेरे पास 2 पार्टनर है, नया आया तो 5 से टूट कर 3 की बन गई, या एक चला गया तो टूट कर 2 की बन गई, तो वहां पर पार्टनरशिप टूट रही है। वो 2 का 3 हो जाओ, 3 का 4 हो जाओ तो भी वो टूटना ही कहलाता है, क्योंकि पहले 3 का था अब 4 का हो गया या 10 का हो गया तो भी वो पार्टनरशिप टूटना ही होता है। उसमें पार्टनरशिप एंड हो गई, आपकी 4 दिनों की पार्टनरशिप एंड होकर 10 की हो गई तो वो भी एंड ही कहलाता है। लेकिन उसमें व्यापार में जो है ना, सेलिंग करना, परचेज करना, तो ये कमीशन वगैरह, सेल्स वगैरह, सैलरी वगैरह, ये तो देते ही रहेंगे। इसमें पार्टनरशिप के एंड में यहाँ पर आपको गुड सोल्ड करना वगैरह ये चलता रहेगा, तो इसमें सब बंद हो जाता है। पार्टनरशिप अमंग ऑल पार्टनर टर्मिनेट, देखो पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर है सब के सब क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। इट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सभी के सभी पार्टनर टर्मिनेट कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए तो वो कहलाएगा आपके डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाएगा। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एसेट्स ऑफ फर्म सोल्ड, देखो जितनी भी एसेट्स है उसको सोल्ड कर दो, और जितनी भी लायबिलिटीज है उसको पे कर दो, और जो रिमेनिंग बच जाए वो पार्टनर को बोलो तुम ले जाओ। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, अब मान लो किसी को बेच रहे, नहीं बिक रही है, तो पार्टनर भी ले सकता है, कम रेट में, ज्यादा रेट में वो बता देगा भी इतने में तो बेचनी है। तो ऐसे सभी पार्टनर को सेटल कर दो भाई कि तुम्हारा
जो भी प्रॉफिट है वो ले जाओ, अकाउंट क्लोज। अगर हम पार्टनरशिप को बंद करने का ट्राई करें, बंद करना मतलब 3 से 4 बनना या 4 से 3 होना या 3 से 2 होना, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें सेल्फ परचेज कुछ भी नहीं होता है, इसमें एसेट्स को नहीं बेचा जाता है। सेल करके ऐसे ही काम बंद नहीं करना है, काम चलता रहेगा। बस 2 का 3 हो गया या 3 का 5 हो गया या 5 का 3 हो गया, लेकिन फर्म चलता रहेगा। इसमें हम कह सकते हैं, इसमें चैप्टर था ना आपके, चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर, वही इसमें आता है, और रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर भी इसी में आता है। उनके चैप्टर का नाम भी यही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और आगे लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और आगे लिखा हुआ है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और आगे ये लाइन लिखी हुई हर चैप्टर में। पार्टनरशिप का टूटना मतलब पार्टनर 2 से 3 हो जाना, ज्यादा हो रहे हैं तो भी डिसोल्यूशन है और कम हो रहे हैं तो भी डिसोल्यूशन है, मतलब पार्टनर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये ध्यान रखना है। देखो ये लिखा हुआ है आपके, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हो गया डिनोट टर्मिनेटेड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ए पार्टनर विथ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर जो भी बचेगा उनका रिलेशन अलग हो जाएगा, मतलब चेंज हो गया ना, पहले 3 थे अब 2 हो गए, या 2 थे तो 3 हो गए। अंडर सच ए केस बिजनेस ऑफ द फर्म नॉट क्लोज, बिजनेस क्लोज नहीं होगा। रिमेनिंग पार्टनर इफ दे लाइक मे कंटिन्यू बिजनेस, अगर जो बाकी बच गए हैं रिमेनिंग वो चाहे तो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे यहां पर है फर्म और पार्टनरशिप दोनों एक साथ कैसे डिसॉल्व होंगे, दोनों एक साथ, मतलब फर्म भी गया और पार्टनरशिप भी गया, दोनों, फर्म भी गया दोनों साथ में कैसे होंगे, तो साथ में एक तो पहला पॉइंट ये रहा, व्हेन ऑल पार्टनर मेक ए एग्रीमेंट टू डिसॉल्व द फर्म, सभी पार्टनर अपने अपने मन से कह दे भाई कि बंद, अपने आप से खुद ही, मतलब एक को छोड़कर सभी बंद हो गए, तो सब बाहर निकल गए पार्टनरशिप से, तो फर्म भी बंद हो गया और पार्टनरशिप भी बंद हो गई, दोनों बंद हो गए साथ साथ। इसके लिए एग्रीमेंट हो, तो अगर कोई एग्रीमेंट है, जैसे मान लो काम ले लिया मैंने बोला भाई कि एक मकान बनाना है, उसके लिए हम पार्टनर बन जाते हैं 4 पार्टनर, जैसे वो एग्रीमेंट पूरा हुआ, वो काम पूरा हुआ, तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, पार्टनरशिप भी क्लोज और फर्म भी क्लोज। व्हेन ऑल पार्टनर या फिर ऑल एग्जैक्ट वन इज डिक्लेयर इंसॉल्व, मतलब एक के अलावा, एग्जैक्ट वन मतलब एक के अलावा या फिर सभी, या तो ऑल पार्टनर या एक के अलावा सभी के सभी डिक्लेयर हो जाए इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया घोषित हो जाए सभी के सभी कि पैसे है ही नहीं। ये वाला सर्टिफिकेट मिलता है कोर्ट से कि हम दिवालिया हो गए, मेरे पास कुछ नहीं, दिवालिया घोषित होना, ये वाला अगर आप लेके आ जाओ तो आपसे कोई पैसा मांगेगा नहीं, दिवालिया घोषित हो जाता है। फिर आपको कहीं पर काम नहीं मिलेगा या आपके कई पाबंदियां भी लग जाती है इसके साथ ही, फिर आपसे बैंक से भी कहीं से भी कोई लोन नहीं मिलता है और कई जगह आपकी दिक्कत भी आती। तो ये इंसॉल्वेंट होने से सभी के सभी हो जाए या फिर एक को छोड़कर सभी, मतलब एक तो नहीं हो रहा है क्योंकि 2 चाहिए कम से कम पार्टनरशिप में, 2 में से मान लो एक तो दिवालिया नहीं है, बाकी सब क्या हो गए, दिवालिया घोषित हो गए तो हो जाएगा। फिर है बिजनेस जो है वो इलीगल है, काम अगर इलीगल कर रहे हो आप, मान लो आप पार्टनर बन गए लेकिन आप ड्रग्स बेच रहे हो, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं ड्रग्स से बेच रहे हैं, तो इलीगल काम कर रहे हो, तो वो काम की नहीं है, वो पार्टनरशिप भी बेकार है और फर्म भी बेकार, दोनों को बंद कर देंगे। फिर है इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ विल वन पार्टनर नोटिस टू अदर पार्टनर, एक पार्टनर सभी को नोटिस दे दे कि भाई हम पार्टनरशिप अब बंद करने वाले हैं, सबको नोटिस दे दे, तो भी फर्म क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और बिजनेस क्या हो जाएगा, आपके क्लोज हो जाएगा। व्हेन द कोर्ट इश्यू, कोर्ट अगर ये कह दे कि फर्म को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, कोर्ट अगर ऑर्डर दे दे तो भी फर्म को बंद किया जा सकता है, फर्म भी बंद और पार्टनरशिप भी बंद, तो दोनों साथ में बंद होने का पूछे तो आपके ये आप रीजन दे सकते हो। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, फर्म को बंद करने का, एंड करने के कुछ अलग अलग तरीके। पहला तरीका ये है, सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन से होता है आपके, फर्म का भी होता है और फर्म ना बंद हो जाती है। पहला तो है भाई एग्रीमेंट से, अगर आपके एग्रीमेंट में कोई काम दिया हुआ है कि मुझे इतना ही काम करना है और वो काम पूरा हो गया तो फर्म भी बंद, पार्टनरशिप भी बंद, वही एंड हो जाएगी। आपका जो काम ले रखा है बिल्डिंग बनाने का या रोड बनाने का, अब वो छोटा काम है या बड़ा काम है, करोड़ों का है या लाखों का है, तो जो भी काम है उसके लिए पार्टनरशिप की है और वो काम पूरा हो गया तो काम बंद। एक है कंपलसरी,
कंपल्सरी वही है कि काम बंद हो गया, कंप्लीट कंपल्सरी है आपको बंद करना है, या फिर आपके इलीगल काम है तो आपको कंपल्सरी है बंद करना। मतलब इलीगल काम है, आप ड्रग्स बेच रहे हो या कोई अदर कुछ है जो इलीगल चीज का काम कर रहे हो तो कंपल्सरी है, वो बंद करना ही पड़ेगा आपको। फिर है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, जो अभी बताया था पॉइंट आपको, एक पार्टनर सबको नोटिस दे दे कि हमें बंद करना है तो भी बंद हो जाएगा। फिर है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट बंद कर दे, कोई इलीगल इसमें एक्टिविटी हो रही है तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। या मान लो इसमें क्या है, देखो ये लिखा हुआ ये वाला डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटेंसीज, मतलब कुछ ऐसा हो जाए पार्टनर के साथ, मान लो कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई, मान लो वो जिंदगी भर के लिए क्या हो गया भाई, अपाहिज हो गया स्थायी रूप से लॉन्ग टाइम से, या वो कोमा में चला गया, या उसका एक्सीडेंट हो गया बहुत ज्यादा, या वो कम से कम 3 महीने 4 महीने या साल भर तक आने वाला है नहीं, तो भी फर्म को बंद कर सकते हैं क्योंकि वो दूर रहेगा उससे। तो ये कारण है, ये रीजन है जिसके कारण हम फर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो अंतर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या होता है, ये बता देते हैं। पहला है मीनिंग, पार्टनरशिप का एंड का मतलब क्या होता है भाई आपके, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 and more पर्सन टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस, एनी चेंज इन द एग्रीमेंट विल कॉज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब अगर पार्टनरशिप के अंदर कुछ भी चेंज होता है, चाहे वो रेशो चेंज हो रहा है, चाहे पार्टनर चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। देखो 2 या 2 से अधिक पार्ट्स के बीच में एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, कुछ भी, चाहे वो प्रॉफिट रेशो भी चेंज कर रहे हैं तो उसको भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे। नया पार्टनर आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम प्रॉफिट रेशो भी चेंज कर रहे हैं तो भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर कहलाएगा। जो आपने चैप्टर नंबर 2 में और 3 में किया ना, वो सारी चीजें आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ही आती है। और फर्म का बंद होना इसका मतलब क्या होता है, ऑल बिजनेस एक्टिविटी डिसकंटिन्यू, बिजनेस एक्टिविटी नहीं करनी है, ना सेल्स करना है, ना परचेज करना है, ना कुछ काम करना है, कुछ भी कोई भी काम नहीं करना है, फर्म बंद, सभी अपने अपने रास्ते पर जाओ। अगला है भाई सर्कमस्टेंसेस, पार्टनरशिप इज डिसॉल्व व्हेन ए न्यू पार्टनर एडमिट या रिटायरमेंट या डेथ या फिर प्रॉफिट रेशो में चेंज, ये सब चीजें होंगी तो उसका मतलब है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। ये सबके रीजन बता दिए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, नए पार्टनर का आना, रिटायरमेंट होना, डेथ होना, प्रॉफिट रेशो में चेंज होना, वो सब कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और यहाँ पर क्या होता है, ऑल एक्टिविटीज बंद करना है कोर्ट के द्वारा। देखो इसका मतलब होता है आइदर बाय एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स और द इन्वेंट, जो भी आपके इंटरवेंशन है ऑफ कोर्ट है, कोर्ट द्वारा जो भी आपका काम है, अगर एग्रीमेंट खत्म हो जाए तो सारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगला है आपके कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब देखो पार्टनर का डिसोल्यूशन हो रहा है तो फर्म कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू द बिजनेस। पार्टनर टूटने से बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस चलता रहता है। और अगर फर्म बंद हो गई तो फिर बिजनेस क्या हो जाएगा आपके, डिसकंटिन्यू, कैन नॉट कंटिन्यू, सो कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते, बिजनेस वही क्या हो जाएगा, बंद। यहाँ बिजनेस कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पर कंटिन्यू नहीं रहेगा अगर फर्म बंद हो गया तो। अगला है टर्मिनेट, यहाँ पर ऑन टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट क्लोज। ध्यान देना भाई, अगर किसी भी पार्टनरशिप का टर्मिनेट हो रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, तो पार्टनरशिप क्लोज नहीं होती। लेकिन यहां पर अगर फर्म को क्या कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, तो फिर आपके बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज करना कंपलसरी है। वहां पर बिजनेस क्लोज रहेगा और यहां पर बिजनेस चलता रहेगा। यहां बिजनेस बंद नहीं होगा, फर्म इज नॉट क्लोज, और यहां पर फर्म इज क्लोज, या फर्म क्लोज हो जाएगा, यहां पर फर्म क्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। अगर फर्म क्लोज हो गया है तो हमें क्या क्या सेटलमेंट करना है, अकाउंटिंग क्या करनी है, देखो ध्यान देना भाई। अकाउंटिंग सेक्शन 48, 49 और 55, इसके हिसाब से आपको ये 2 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपका फर्म बंद हो गया है। तो पहला है, जैसे ही फर्म बंद होता है तो आपको देखना है कि आपका कहीं पर कोई लॉस या डेफिशिएंसी अगर है
अगर आपके कैपिटल में कोई कमी है या कोई कहीं पर लॉस हो रहा है तो कैसे हमें देखो ध्यान, अगर ऐसा है तो क्या करना है, फर्स्ट तो आपको पे करना है प्रॉफिट, अपना जो प्रॉफिट है ना वो देना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट भी कम पड़ जाए तो फिर नेक्स्ट आपको देना पड़ेगा अपना कैपिटल में से अमाउंट देना पड़ेगा, और फिर भी कम हो गया और भी अभी भी जरूरत है आपको, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, घर से लाके लेना पड़ेगा भाई, वो भी प्रॉफिट एंड रेशो में। देखो अगर आपके पास कोई भी लॉस है तो उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे पेमेंट करेंगे, फर्स्ट तो करेंगे प्रॉफिट से, उससे भी अगर वे भी खत्म हो गया, प्रॉफिट भी खत्म हो गया और अभी भी आपको पेमेंट करना है तो किससे करना पड़ेगा भी आपको, अपनी कैपिटल से, और वो कैपिटल भी खत्म होगी देते हुए, फिर आपको अपने घर से लाना है और वो भी इस रेशो में लाना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको लाना है और सभी लोगों को पेमेंट करना है। अगर आपके व्यापार में बिजनेस में घाटा चल रहा है तो, लॉस चल रहा है तो। फिर है अगर आप अमाउंट जो एसेट्स को सेल करने पर मिलेगा और अमाउंट ब्राउट इन बाय द पार्टनर सेल बी अप्लाइड इन फॉलोइंग मैनर। अगर कोई एसेट सेल करते हैं उसका यूज आपको कहां पर करना है, उसका यूज करना है सबसे पहले तो क्रेडिटर को पे करना, क्रेडिटर और बिल पेबल उनको पे करना है। फिर है कोई आउटसाइड डेब्ट है फिर उसको चुकाना है। फिर आउट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट द लोन एडवांस बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो फिर उसको पेमेंट करेंगे, पहले करेंगे क्रेडिटर को, फिर आउटसाइड को डेब्ट है उसको करेंगे, कोई भी लोन ले रहा है आउटसाइड लोन जैसे मान बैंक लोन तो आपको सेकंड नंबर इसको पे करना है। थर्ड नंबर फिर पार्टनर के लोन को पे करेंगे, ये लोन तो है बैंक वाला और ये लोन है पार्टनर वाला, ये लोन भी पे करेंगे। देयरफॉर आफ्टर बैलेंस, अब फिर पैसा बच गया, एसेट्स बेचने से जो पैसा आया फिर भी बच गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और इफ सम अमाउंट रिमेन इट विल डिवाइड अमॉन्ग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। देखो पहला क्रेडिटर बिल पेबल, फिर बैंक लोन, फिर पार्टनर का लोन, फिर किसी कैपिटल माइनस में तो उसमें, और फिर भी बच गया तो पार्टनर कैपिटल में आपस में रेशो में बांट देंगे, सभी में आपस में बांट देंगे। उसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन, वहां पर सबको हम बांट देंगे। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48, अगर सेक्शन 48 के हिसाब से अगर आपको बांटना है, जैसे यहां पर भी मैंने बताया था वही चीज आपको यहाँ तो 48, 49, 55 के हिसाब से कैसे करना है वो बता दिया। अब अगर केवल 48 के सेक्शन के हिसाब से अगर आपको बांटना है, क्या करना है, जो भी आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो जितने भी लॉस हो रहे हैं उसको सबसे पहले तो आपको अपने प्रॉफिट से, वही चीज जो उधर बताई थी वही चीज यहाँ पर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। सेक्शन 40 अगर एग्जाम आ गया सेक्शन 48 के हिसाब से आपको जो भी लॉस है तो कैसे करेंगे, तो अगर आपका लॉस है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो पहला काम तो है जितना भी आपका प्रॉफिट है वो दे दो। फिर भी पैसा कम बढ़ रहा है एंड इफ नेसेसरी तो पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकंड नंबर ये है कैपिटल से देगा, फर्स्ट प्रॉफिट से, सेकंड कैपिटल से, और थर्ड अभी भी कम पैसा कम बढ़ रहा है लॉस चुकाने में तो फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगा, जो उसमें बताया था सेम चीज यहीं पर ही है। बस इसमें केवल सेक्शन 48 है, एग्जाम में थ्योरेटिकल आता है, थ्योरी में क्वेश्चन आता है 48 के हिसाब से आपको जितने भी लॉस है वो कैसे देगा, तो पहला प्रॉफिट से, दूसरा कैपिटल से, तीसरा घर से लेके आएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेके आएगा। जितनी भी एसेट्स है अगर आप बेचो तो उससे क्या मिलेगा, आपको केस मिलेगा, और उस केस का यूज कैसे करना है अंडर सेक्शन 48। कैसे यूज करना बताओ, पेइंग ऑल डेप्ट, जितने भी डेप्ट है, जितने भी लोन है सब चुका दो एक साथ। लोन है चाहे वो उसकी पत्नी का लोन ही क्यों ना हो, उसकी वाइफ का लोन है वो भी चुका दो, किसकी पार्टनर की वाइफ का लोन है वो भी दे दो, उसका खुद का लोन भी दे दो, और बैंक का लोन है वो भी चुका दो, और बाकी बच गया है ना, और क्या है भाई आपके इन रिटर्निंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर रिटेबली, मतलब जो भी है ना आपके इसमें पार्टनर कैपिटल में बांट दो, बाकी तो पैसा ज्यादा है तो। इफ देयर एनी बैलेंस, और अभी भी कुछ पैसा बच गया है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। अगला है इन अदर वर्ड इट कैन समराइज दैट बैलेंस अवेलेबल विल यूज इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो यहां पर आप इस ऑर्डर में यूज कर सकते हो, ये ऑर्डर है
पहला ऑर्डर क्या है भाई आपके, फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस सेलिंग एसेट्स। अगर आप कोई भी एसेट सेल करते हो, सेल करने पर खर्चा आता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि भाई बिल्डिंग बेचने के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाया, या मैंने किसी दलाल को बोला हुआ है कि भाई तुम्हें जब भी ये एसेट्स हैं मुझे बिकवानी है तो उसको हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, ऐसे तो बिकती नहीं है। पूरा हमें मान लो जो भी हमारे पास मशीन है, जो भी हमने प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक्स है, डेटर है, जो भी आपका एसेट्स है, अगर आपको बेचना है, उससे पैसा लेना है, तो उसमें एक खर्चा होता है। वो खर्चा पहले आपको वो पे करना है। एसेट्स को बेचने पर भी खर्चा होता है। मान लो मेरे पास कोई गाड़ी है, उसको बेचनी है, तो मैं अलग अलग जगह पर घूमूंगा। मान लो मुझे जरूर जाके किस दुकान पर मिलना है, उसको बतानी है कार है बेचनी है, जो भी खर्चा होगा वो खर्चा आपको सबसे पहले पे करना है। फिर आउटसाइड क्रेडिटर को, डेप्ट को, फिर पार्टनर का लोन है उसको पे करना है, फिर है रिटर्निंग कैपिटल पार्टनर कैपिटल को पे करना है, और फिर आपको अभी भी कुछ बच गया तो पहले ए से डी तक पे करो, और उसके बाद जो बैलेंस बच गया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करो अंडर सेक्शन 48 के हिसाब से बोले तो हमें ये लाइनें यूज करनी। और लगभग यहाँ पर जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ लगभग सेम ही, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस यहाँ पर 48, 49, 55 है, और यहाँ पर आपका ओनली 48 है। एग्जाम में थ्योरेटिकल आता है क्वेश्चन, तो उसके लिए काम का है। अकाउंटिंग प्रोसीडर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का एंड हो रहा है तो आपको क्या अकाउंटिंग करनी है, उसके लिए आपको 4 अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला अकाउंट तो बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन, पहले बताते थे रिवैल्यूएशन, और अब बनाना है आपको रियलाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता, वसूली अकाउंट, वसूल करना, एसेट्स बेचकर वसूली करना और क्रेडिटर को पे करना। फिर है बैंक या केस अकाउंट, जो आपके हो, बैंक का तो बैंक, केस है तो केस। फिर है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अदर अकाउंट भी है यहाँ पर। तो पार्टनर का लोन अकाउंट वो है तो कुछ है तो बनाना है, मतलब नहीं बनाना आपको। पार्टनर करंट अकाउंट बोले तो बनाना है। रिजर्व एंड कोई अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अकाउंट है, ये सारे प्रॉफिट अकाउंट, ये अनडिस्ट्रीब्यूट लॉस अकाउंट है, डेफिशिएंसी अकाउंट है, ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट है, सभी बर्बाद हो गए हैं तो उसके लिए ओपन टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ये सारे अकाउंट आपको बनाने हैं अगर पूछे तो। ज्यादातर क्वेश्चन में तो ये 3 ही हैं जो आप पहले करते थे, बस वो रिवैल्यूएशन की जगह आपके रियलाइजेशन है, और इसमें बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट जितना बड़ा अकाउंट बनेगा केस अकाउंट, वहां पर तो बैलेंस शीट बड़ा बनता था और केस छोटा बनता था। यहाँ पर केस बड़ा क्योंकि सभी को बेच रहे हैं और पे कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है और किसी को पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो बड़ा अकाउंट बनेगा एक। तो उसमें आप केस अकाउंट बैलेंस शीट जितना बड़ा बनेगा। जहां हम बैलेंस शीट बनाते थे ना, वहां पर हमें ये अकाउंट बनाना है। सबसे पहला पॉइंट है आपकी रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें क्या होगा, देखो ध्यान देना भाई, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का एंड हो रहा है तो हमें जितनी भी एसेट्स इसको सोल्ड करना है, और अमाउंट रिलीज्ड आउट ऑफ दिस लायबिलिटीज ऑफ द फर्म पेड ऑफ, जो भी लायबिलिटी उसको पे करना पड़ेगा उसके लिए। फॉर दिस पर्पज जो भी अमाउंट है, अकाउंट इज ओपन, जो भी अकाउंट है उसको ओपन करना पड़ेगा भी आपको उसके लिए। और विच इज नाउ रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को बेचना और लायबिलिटी को पे करना, उसके लिए जो अकाउंट बनेगा उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। दिस अकाउंट इज ऑफ नॉमिनल नेचर, और ये नॉमिनल अकाउंट है। एक होता है ना क्लास में पढ़ा वो नॉमिनल, और 3 अकाउंट थे अलग अलग, एक तो पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और एक और था जो भी है 3 अकाउंट। ये किसका है, नॉमिनल नेचर का है। The purpose of opening this account, find out amount of profit or loss of realizing sell proceed of assets and payment of liability। इस अकाउंट खोलने का जो पर्पस है, अकाउंट खोलने पर्पस क्या है कि लाइबिलिटीज को सेल करने और मतलब एसेट्स को सेल करने और लाइबिलिटी को पे करने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, और वो प्रॉफिट सबको बेच देंगे। जो भी बैलेंस है, बैलेंस ऑफ केस या बैंक अकाउंट या पार्टनर लोन अकाउंट या कोई रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या पार्टनर करंट अकाउंट है, रेस्ट ऑल एसेट्स लायबिलिटी
आर ट्रांसफर टू लेजिस्लेशन अकाउंट। ये सभी चीजें कहाँ जाएगी? लेजिस्लेशन अकाउंट में जाएगी। चाहे सेल कर रहे हो, चाहे लायबिलिटी को पे कर रहे हो, चाहे रिजर्व पे कर रहे हो, किसी को भी आप केस बैंक, इसका जो बैलेंस है केस बैंक में, मतलब दो एंट्री होगी, केस अकाउंट में भी जाएगी, इधर भी होगी। वो आपको देखना है कि एंट्री कौन सी करनी है। सेल प्रोसीड ऑफ एसेट्स, तो कोई एसेट्स को बेच रहे हो, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, किसी पार्टनर को दे रहे हो तो भी इसी में आएगा। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी भी इसी में आएगी। कोई एक्सपेंस है रियलाइजेशन का, बताया था ना आपको, कोई चीज बेचने के लिए आपको जाना पड़ेगा, दूर दूर सेल करना पड़ेगा, तो वो खर्चा भी इसी के अंदर आएगा। ऑल रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, सभी इसी के अंदर आएगा। और द बैलेंस जो बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस कहलाएगा, और विच इज डिवाइड बाई पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो बचेगा उसको हम कहाँ भेज देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भेज देंगे। और पार्टनर कैपिटल और या करंट अकाउंट में भी जाएगा तो वहां पर भी भेज सकते हो, वहां भी भेजना है आपको।